इस्कीमिक हार्ट डिसीज क्या होती है? IHD। इस्कीमिक हार्ट डिसीज क्या होती है? इस्कीमिक हार्ट डिसीज में तीन चीजें हैं। IHD डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज। और हार्ट का मतलब क्या होता है और इस्कीमिक का मतलब क्या होता है? ये तीन चीजों से मिलकर बना है ये IHD। तो डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब होता है नॉट ईज, डिसीज। ईज मतलब होता है कंफर्टेबल और डिसीज का मतलब हो गया कि अनकंफर्टेबल। तो अगर अनकंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ हार्ट एंड हार्ट की जो इस्कीमिक की वजह से जो डिसीज बन रही है उसको इस्कीमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। अब इस्कीमिक का मतलब क्या होता है? इस्कीमिक का मतलब होता है कि कहीं पे हमारे बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाए, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा कि जो टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। जैसे ये हमारा हाथ है, इसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी तरह शरीर में जितने भी ऑर्गन है सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको ब्लड चाहिए। अगर किसी रीजन से वहां पे ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाता है तो वहां पे क्या होगा? वो जो टिश्यू होगा उसकी डैमेज होने लगेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ के पहले का स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं इस्कीमिया। ये अलार्म है कि अब ये टिश्यू जो है वो डेथ होने वाली है। तो ये इस्कीमिक हार्ट डिसीज अलार्म होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम्स हैं। अब वो हार्ट में प्रॉब्लम इस्कीमिया कहां से आएगा? ये हमारा जैसे हार्ट है ना, 4 चैम्बर हार्ट है। तो इस हार्ट में जो मसल्स हैं, इन मसल्स को हर समय काम करना पड़ता है। जब हम लोग सो जाते हैं तब भी ये काम करती रहती हैं ना, कि नहीं करती? तो जब वो काम करेंगी तो उनको भाई ऑक्सीजन और वो चाहिए। तो जो ये ऑक्सीजन और ब्लड की रिक्वायरमेंट इनको है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसमें एक आर्टरीज होती है। उन आर्टरीज को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसका नाम कोरोनरी क्यों पड़ा? कोरोनरी इसलिए पड़ा, ये क्राउन शेप होती है। अगर हम इन आर्टरीज को ऊपर से देखें ना तो ऐसे क्राउन की तरह निकली होती है, हार्ट को कवर कर जाती है, इसलिए इनका नाम कोरोनरी आर्टरी होता है। ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लड को आयोटा से ओरिजिन होती है इनकी। जो आयोटा जो बाकी सबको ब्लड दे रहा है वही इसको भी ब्लड देता है। किसको? कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी आयोटा से निकल के और ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे देती है। तो ये ब्लड सप्लाई मिलने से क्या होता है कि वो उनका काम चलता रहता है। कोरोनरी आर्टरी की वजह से वो काम चलता रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से इस आर्टरी में जो ये आर्टरी फ्लो हो रही है, ये 3 तरह की होती हैं आर्टरी। एक होती है LAD, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग, दूसरी होती है LCX और तीसरी होती है RC। तो ये तीनों आर्टरीज होती हैं। ये दोनों आर्टरी निकलती हैं लेफ्ट मेन से। इनका ऐसे ओरिजिन होता है, ऐसे ये इधर L6 चली जाती है, इधर LAD होती है ना। तो ये L6 हो गई, ये LAD हो गई। ये निकलती हैं एओर्टा के लेफ्ट साइड ऑफ साइनस से, और जो राइट साइड ऑफ साइनस होता है उससे RC निकलती है। वो राइट साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं राइट कोरोनरी। तो ये जो है RC, LAD और ये। अब क्या होगा कि नॉर्मली इनमें फ्लो होता रहता है। अगर यहाँ किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, नैरोइंग हो जाए, तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो जिस स्पीड से हो रहा है उस स्पीड से नहीं होगा, रुक रुक के होगा ब्लड फ्लो। तो ये जो ब्लड फ्लो रुक रुक के होगा उसकी वजह से जो प्रॉपर हमें ऑक्सीजन और ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड, अच्छा एक चीज और इसके पहले बता दे रहे हैं कि जब यह ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन एक स्लोली प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस।
जैसे जो लोग ज़्यादा फैट खाते हैं, सिगरेट और ये करते हैं, उनमें क्या होता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 10 and 20, और वो 30-40 ईयर्स तक जो है अच्छा खासा सिग्निफिकेंट एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो जो हमें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे चलते हैं फिरते हैं, तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ता है। तो जब ज़्यादा हार्ट काम करेगा तो उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। तो जब ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसकी वजह से उतना ब्लड नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो जब उतना ब्लड नहीं मिल पाता है तो पेन शुरू हो जाता है। जैसे आपने ओपीडी में देखा होगा, मरीज आते हैं, क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम लोग पूछते हैं कब होता है, बोले सर जब काम करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, होने लगता है, क्या कभी स्ट्रेस लेते हैं तो होने लगता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड हमें मिलना चाहिए वो ब्लड नहीं मिल पाता, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इस्चेमिक हार्ट डिसीज इसी प्रोसेस, ये पूरी जो फिजियोलॉजी हो गई कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ब्लड नहीं मिल पाया, ड्यूरिंग एक्सर्शन हुआ, तो उसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है ये भी इसी का ही नाम है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी इसी का ही नाम है। इस्चेमिक और कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे इस्चीमिया शुरू हो जाए। कई बार कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहती है, लेकिन अगर जैसे ऑब्स्ट्रक्शन 60% है, 50% है, तो पेशेंट को जनरली पेन नहीं होता, इवन इन स्पाइट ऑफ एक्सर्शन। 70% जब डिसीज हो जाती है तब फिर पेन शुरू होता है। तो वो पेन जब 70% में होगा तो उसे इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो गया। और ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कई सारे टाइप होते हैं, है ना। पहला टाइप है स्टेबल, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होता है, CSA बोलते हैं उसको। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना। फिर एक आता है ACS। ACS का ही पार्ट अनस्टेबल एंजाइना भी होता है, लेकिन ACS में जो मेन पोर्शन होता है वो होता है स्टेमी और अनस्टेमी, है ना। तो जो एनेस्टेमी है और स्टेमी है ये डिवाइड कैसे होते हैं? ST सेगमेंट एलिवेशन की बेसिस पर। वो ST सेगमेंट एलिवेशन कहाँ मिलता है? वो सेगमेंट ST एलिवेशन मिलता है ECG में। तो जो ECG देख के ये डिवाइड किया गया है, ST सेगमेंट एलिवेशन MI और नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। MI का मतलब है मायोकार्डियल इंफार्क्शन और इस्चीमिया का मतलब है पेन। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो MI होता है उसमें इंफार्क्ट हो जाता है, मतलब डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? टिश्यू। तो जब टिश्यू की डेथ होगी, जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, तो इस डेथ की वजह से क्या होगा? इस टिश्यू की जब डेथ हो जाएगी तो ये दोबारा से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस्चीमिया हो रहा होगा तो वो दोबारा से ब्लड फ्लो आने पे दोबारा से काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो डेथ होने पे वो टिश्यू दोबारा से, इवन स्पाइट ऑफ ब्लड प्रेशर रिफ्लो, दोबारा से ब्लड मिलने लगे तो भी वो काम नहीं करेगा। और जब इसकी डेथ हो जाएगी तो उसमें से इसके अंदर जो केमिकल भरे रहते हैं वो बाहर निकलेंगे, और उसमें से एक ट्रोपोनिन केमिकल निकलता है, जिसे ट्रॉप आई और ट्रॉप टी होते हैं। ये केमिकल ब्लड में आ जाता है इसकी डेथ होने के बाद टिश्यू, और वही ट्रॉप आई ट्रॉप टी हम लोग इमरजेंसी में करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बढ़ा हुआ लेवल मिलता है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नॉर्मल वैल्यू लेस देन 0.01 है नैनोग्राम, मतलब इतना से कम रहता है। लेकिन जब ये डेथ होती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। तो जब बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है? ट्रॉप पॉजिटिव। तो ट्रॉप पॉजिटिव का मतलब है कहीं ना कहीं हार्ट में टिश्यू डेथ हो गई, और वो टिश्यू डेथ किस वजह से होती है? ब्लड सप्लाई ना। अब देखो एक बहुत बड़ा जो मेजर डिफरेंस है इस्चेमिक और MI में, वो होता है कंप्लीट ऑक्लूजन और इनकम्प्लीट ऑक्लूजन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्लूजन से ये बहुत मैटर कर जाता है कि क्या है क्या नहीं। अब जैसे ये कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन हुआ, तो ये अगर 60-70% है मान लीजिए, तो इसमें कुछ ना कुछ ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है। लेकिन अगर यही ऑक्लूजन 100% पूरा बंद हो जाए
तो क्या होगा, 0 ब्लड फ्लो होगा। तो जब 0 ब्लड फ्लो होगा, यहाँ पे 0% ब्लड फ्लो है, तो ये जो पोर्शन होगा उसको कोई ब्लड नहीं मिलेगा। तो जब कोई ब्लड नहीं मिलेगा तो ये जल्दी डेथ होगी। तो जो एमआई वाली चीजें होती हैं, स्टेमी और एनेस्टेमी, इसमें स्टेमी जो होता है उसमें 100% ऑक्लूजन होता है, ये जो है 100% बंद हो जाता है फॉर अ टाइम भी, क्योंकि बॉडी के अंदर भगवान ने इतनी सारी मशीनें फिट कर रखी हैं, इतने सारे केमिकल डाल रखे हैं कि अगर ये 100% ऑक्लूजन होगा भी तो बॉडी स्वतः ही अपने आप ही इस ऑक्लूजन को फाइब्रोलिस करके खत्म करेगी और कुछ ना कुछ फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो जब आप देखिए एंजियोग्राफी लैब में, आप लोग गए होंगे कैथ लैब में, तो क्या होता है कभी कभी 100% बंद दिखती है और कभी कभी क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन तो है लेकिन ब्लड फ्लो कर रहा है, दिखते है ना। तो वो जो 100% है उसमें बॉडी ने काम किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई, या बॉडी ने नहीं काम किया तो हम लोग टीएनके लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? टीएनके का फुल फॉर्म क्या होता है? टेनेक्टिव प्लेस। तो टेनेक्टिव प्लेस क्या करता है, यहाँ पे काम करता है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाता है और ब्लड फ्लो को मेंटेन कराता है। ठीक है, ये टेनेक्टिव प्लेस का काम है। लेकिन कुछ लोगों को टेनेक्टिव प्लेस नहीं लगा होता है, फिर भी उनका काम देखोगे तो आर्टरी फ्लो है, तो वो बॉडी ने खुद से कर लिया। टेनेक्टिव प्लेस क्या करता है, उसी प्रोसेस को हेस्टेन कर देता है, फास्ट कर देता है, बढ़ा देता है। और अगर नहीं किसी को लगा, कोई बाद में आया, लेट से आया, नहीं आ पाया, तो भी हो जाता है, कर देती है बॉडी। और किसी किसी को नहीं कर पाती है तो वो डेथ हो जाती है उनकी, भाई कार्डियक अरेस्ट भी तो हो जाता है, कुछ लोग मर नहीं जाते हैं। तो ये डिफरेंट है अभी तक, लेकिन कोई समझ नहीं पाया किसको होगा किसको नहीं होगा, ये अभी भी मिस्ट्री है। भाई किसको स्पॉन्टेनियस लाइसिस हो जाएगी, किसको नहीं होगी, है ना, किसके में पूरा ऑक्लूजन होगा। अब जैसे पूरा ऑक्लूजन है तो वो स्टेमी बनेगा, और जिसमें पूरा ऑक्लूजन नहीं है, और जिसमें पूरा ऑक्लूजन नहीं है वो क्या बनेगा, एनेस्टेमी बनेगा। और स्टेमी और एनेस्टेमी हमने बताया कि किसी बेसिस पर डिपेंड करता है, ईसीजी की बेसिस। जो ईसीजी में एसटी एलिवेशन मिलता है, ये ऐसे करके एसटी एलिवेशन करके आता है, जो हमारा नॉर्मल पीक्यूआरएस सेगमेंट होता है वो एलिवेट हो जाता है एसटी, यहाँ से ऐसे, और ऊपर से ही आता है, ये इस साइड से आता है ऐसे, है ना। तो ये एसटी एलिवेशन एमआई कराता है। और जो एसटी एलिवेशन नहीं होगा उसमें क्या होगा, ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, ऐसे करके आएगा, है ना। तो वो होगा एनेस्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होगा। अब ईसीजी क्राइटेरिया आप लोग जब वार्ड में देखेंगे आप लोग को ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। जो एसटी एलिवेशन एमआई है वो दो तरह का होता है, एंटीरियर वाले एमआई और इंफीरियर वाले। इंफीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल, फिर लेटरल वाल, 2-3 और वाल होती हैं, लेकिन मेनली एसटी एलिवेशन एमआई एंटीरियर एडब्ल्यूएमआई और आईडब्ल्यूएमआई में डिवाइड होता है। एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट उसके वो होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब ऊपर से आ रहा है, आ रहा है समझ, बहुत तेज हो। तो अब एक चीज बच गई, अनस्टेबल एंजाइना, है ना। अच्छा, एसटी एलिवेशन एमआई, एनएसटी एलिवेशन एमआई, दोनों में क्या होगा, दोनों में ड्रॉप पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जहां पे भी एमआई आए वहां पे ड्रॉप पॉजिटिव मिलना ही मिलना है। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, ड्रॉप नेगेटिव मिलेगा, समझ। और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में क्या होगा, सीएसए जिसे बोलते हैं। सीएसए में क्या होगा कि पेशेंट को पेन होगा जब वो एक्सरसाइज करेगा, जब स्ट्रेस लेगा तभी होगा, और उसमें कोई टिश्यू डेथ नहीं होगी, सिर्फ पेन होगा। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा कि रेस्टिंग पेन भी हो सकता है, बैठे बैठे भी पेन हो सकता है, चलने पे थोड़ा सा भी चलने पे पेन हो सकता है। जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं, हमें पेन होने लगे, तो ये कोई बहुत एक्टिविटी तो हमने की नहीं, थोड़ी सी एक्टिविटी की, उसमें पेन होने लगा, तो उस सब कंडीशन को अनस्टेबल एंजाइना बोला जाता है। ये क्रोनिक स्टेबल है,
हाँ, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल। इसको स्टेबल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो चीज है वो हमें प्रिडिक्टेबल है कि हमें इतने देर के बाद एंजाइना होगा। स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल। इसमें हमें पता नहीं है, अनस्टेबल है, कभी भी एंजाइना हो जाए, बैठे हैं तो हो रहा है, पता चला खूब काम कर दिया तो होने लगा। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बताना चाहिए। लेकिन इन दोनों में क्या होगा? दोनों में ड्रॉप नेगेटिव होगा। ड्रॉप कभी पॉजिटिव नहीं होगा बिकॉज कोई डेथ नहीं हो रही है इसमें, टिश्यू डेथ नहीं है, सिर्फ एंजाइना। समझ गया? और कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है? सब समझ में आ रहा है? अब हम पूछें क्वेश्चन। तो ये 100% ऑक्सीजन क्यों हो जाता है? प्लेग होता है। प्लेग होता है। प्लाग। हाँ, प्लाग बोलते हैं उसको, PLAQUE। तो वहाँ पे रप्चर हो जाता है, फिर प्लेटलेट्स आके थ्रोम्बोलिसिस कर देती हैं। प्लेटलेट आगे थ्रोम्बोसिस कर देती हैं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो उसमें जो एनेस्टमी है उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है पूरा 100% ऑक्लूजन? उसमें भी तो प्लाक रप्चर होगा। बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए क्या है कि जैसे ये आर्टरी है, ये एलईडी आर्टरी जैसे हमने बना दी, लेफ्ट एंड डिसेंडिंग, यहाँ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक था। ठीक है, अब इस प्लाक में अगर रप्चर हुआ, ये सरफेस रप्चर हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा? इस सरफेस के रप्चर होते ही यहाँ पे थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाएगी, यानी प्लेटलेट वगैरह सब जमा होने लगेंगे। अगर ये प्लेटलेट सब जमा होंगे और इसको थ्रोम्बोसिस होगी तो ये पूरा बंद हो जाएगी, नीचे का फ्लो बंद, पूरा 100% ऑक्लूजन हो गया, एलईडी पूरी ब्लॉक हो गई। अब क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं होगा, टिश्यू डेथ हो जाएगी। लेकिन जो एनेस्टमी वाले हैं उसमें 100% ब्लॉक क्यों नहीं रहा? क्योंकि प्रोसेस तो वहां पे भी यही है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के आइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क HW दिया जाता है ना क्लास में, लिख लीजिए HW। वाई देयर इज नो in NSTMI, why there is a not 100% occlusion of artery, why there is a no 100% occlusion of artery। ठीक है, NSTMI में ये हो गया। और STEMI में क्या होगा? 100% होगा, तो ST एलिवेशन यहाँ ही मिलेगा। अब अनस्टेबल एंजाइना में क्या हो रहा है? इसमें कौन सी चीज हो रही है जिसमें बिना थोड़ा सा भी काम करते ही वो होने लग रहा है, ज्यादा काम किए बिना ही होने लग रहा है? जो MI वाले पेशेंट होते हैं उनमें बैठे बैठे MI आ सकता है, कोई आदमी स्ट्रेस में हो तो MI आ सकता है ना। और अनस्टेबल एंजाइना में भी सेम चीज होती है, उनको भी बैठे बैठे दर्द हो सकता है और काम करने पे थोड़ा सा भी दर्द हो सकता है। तो वो, और ये कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं उसमें और इसमें, क्या दिक्कत है? दोनों में अलग अलग क्यों आ रहा है? 100% ब्लॉक नहीं, 100% ब्लॉक नहीं है, उसमें भी कम फ्लो हो रहा है, ब्लड का कम फ्लो हो रहा है, लेकिन फिर उसमें टिश्यू डेथ नहीं हो रही क्योंकि उसमें तो ड्रॉप बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जो प्लाक होता है उसमें जो सुपरफिशियल लेयर है, जैसे सुपरफिशियल लेयर है, तो सुपरफिशियल लेयर में अगर केवल इरोजन होगा तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ब्लड की स्टेसिस होगी, ब्लड रुकेगा थोड़ी देर के लिए। अगर इरोजन हुआ, जैसे रप्चर, इरोजन, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स वैसे है ये है ना इसकी फिजियोलॉजी। अगर इसमें सिर्फ इरोजन हुआ, मतलब ये ऊपर की लेयर हट गई प्लाक की, तो ये जैसे ही हटेगी वैसे ही क्लॉटिंग शुरू होगी। लेकिन क्लॉट जो है वो क्या हो, तुरंत डिसॉल्व भी हो जाती है। तो जितनी देर क्लॉट होगा उतनी देर ब्लड रुकेगा, और ब्लड रुकते ही पेशेंट को ड्रॉप बढ़ जाएगा। ड्रॉप क्या होगा? बढ़ जाएगा, और तुरंत वो डिसॉल्व हो गया तो ST उठ नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा? नॉन ST बन जाएगा।
लेकिन अगर क्लॉट क्या हुआ, बना ही रह गया, रिजॉल्व नहीं, तो वो HPMI बन जाएगा। और जो अनस्टेबल एंजाइना होगा उसमें जैसे आर्टरी में, मेजर आर्टरी में नहीं, कहीं छोटे आर्टरी में या कहीं पे ऐसा है कि फ्लो 95% तक रुक गया है ना, तो यहाँ 95% रुका है तो डिस्टल में और कम हो जाएगा फ्लो, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी काम करे या बैठे बैठे भी कहो दर्द शुरू हो। लेकिन वहाँ कभी 100% ऑक्लूजन नहीं हुआ है तो कोई डेथ नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पे ड्रॉप नहीं बढ़ेगा, समझ। और क्रोनिक स्टेबल में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है बट वो फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है, उसका प्लाक जो है वो स्टेबल प्लाक है, उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा, उसमें कभी 100% ऑक्लूजन नहीं हो रहा है। इसलिए ये प्लाक जो होती है इसके ऊपर ही सब डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन, आउटकम कैसा है। अगर ये स्टेबल प्लाक है, ये कभी भी डैमेज नहीं हो रहा है, तो इसमें हमेशा फ्लो बना रहेगा, कभी 100% ऑक्लूजन नहीं होगा। जब पेशेंट चलेगा दौड़ेगा तो ब्लड सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से उसको एंजाइना होगा, वो रुकेगा और रुकने के बाद उसका एंजाइना रिलीव हो जाएगा। लेकिन ये प्लाक स्टेबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ये अनस्टेबल है इसलिए इसको अनस्टेबल बोलते हैं। बाकी ये स्टेमी और एनेस्टेमी, ये तो इसकी हो गई आपकी एक तरह से फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। मेन जो आपकी कोर्स में है वो है रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज के रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के होने के रिस्क फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है? हाँ, मतलब स्मोकिंग सबसे है। ये प्लाक बनने की प्रक्रिया जो है, जो हमारा प्लाक है, इसके फॉर्मेशन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, है ना। कोई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। तो हम दो तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल फैक्टर और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल क्यों बनाए गए? एक है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं भाई तुम स्मोकिंग मत करो, तो वो मॉडिफाइबल फैक्टर है। दूसरा जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक है, किसी को मान लो जैसे फैमिली में चल रही है बीमारी, तो तुम उसको फैमिली नहीं चेंज करा सकते हो ना, ये नहीं बोलोगे कि तुम दूसरी फैमिली में जाके रहता हो, वो तो आपको नहीं कर सकते। दूसरा कि एज को भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो जेनेटिक हो गया, एज हो गया। एज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन एज 40-50 जनरली लोगों को ये डिसीज हो जाती है। और तीसरा है मेल रिस्क फैक्टर है। मेल जो होते हैं वो जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। फीमेल्स में हार्मोनल जो उनके प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं ना, उसमें जो है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, अप टू एज ऑफ 45-50 प्रोटेक्टेड मिलता है, लेकिन 50 ईयर्स के बाद उनमें भी फिर होने लगती है हार्ट डिसीज। और जो हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर हैं उसमें क्या क्या है? हाइपरटेंशन है ना, बीपी बढ़ा होगा तो हम कम कर सकते हैं, डायबिटीज है ना, फिर डिसलिपिडीमिया है, इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, एलडीएल बढ़ा होता है। फिर क्या है? ओबेसिटी है, स्मोकिंग है ना, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, और अल्कोहल है, और लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर जो रहते हैं, जैसे कोई बैठे बैठे पढ़ा रहा हो, पढ़ा ना हो पढ़ते समय, उसको भी हो जाएगा, है ना। एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डाइटरी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि डाइट जो है हम लोगों की आजकल बहुत अच्छी होती जा रही है कि खराब होती जा रही है। कैसे खराब हो रही है? तुम लोग अच्छा खाते हो, क्या खाते हो?
पिज्जा खाते हो? खाते हो ना? तो वो अच्छा है कि खराब है? खराब है। तो फिर क्यों खाते हो? टेस्ट की वजह से। देखो ये हो गया ना। तो पिज्जा में ऐसा क्या रहता है जो हमें नुकसान करता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज करा सकता है? चीज होती है। और केवल चीज होती है। और रिफाइंड ग्रेन होता है उसमें। रिफाइंड ग्रेन का मतलब समझे? मैदा। जो रिफाइंड ग्रेन होता है ना, वो आजकल बहुत नुकसानदायक चीज होती है। रिफाइंड ग्रेन का मतलब होता है जो ग्रेन है उसमें जो ब्राउन की लेयर होती है ऊपर, उसको आपने हटा दिया है। अंदर का जो है इंडोस्पर्म जिसे बोलते हैं, सिर्फ वो है। उसको आपने पीसा है तो उससे क्या होता है, आटा चिकना हो जाता है, लेकिन वो नुकसान करता है। ठीक है। दूसरा कि जो ये हम लोग खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक क्या फायदा है कि नुकसान है? कौन कौन बोल रहा है नुकसान? क्यों नुकसान है? चाय पीते हो तो चाय नुकसान है, वो भी नुकसान। तो खाए क्या आदमी? कुछ ना खाए, इससे बेटर है। नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो उसमें नुकसान का रीजन क्या है कि उसमें एक तो शुगर रहता है, दूसरा जो वो शुगर होता है वो इमीडिएट रिलीज शुगर होता है। जो इमीडिएट रिलीज शुगर होगा ना, वो नुकसान करेगा। जो भी शुगर है वो सस्टेन्ड रिलीज होना चाहिए। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी की जो शुगर होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, भाई कार्बोहाइड्रेट तो है ही ना उसमें भी, तो वो सस्टेन्ड रिलीज होती है धीरे धीरे करके। आप सुबह 3 रोटी खा के आइए, 2 बजे तक आपको लगेगा कि नहीं ठीक है अभी काम चल रहा है। और कोल्ड ड्रिंक आप पी लीजिए तो एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ताकत या बहुत एक्टिवनेस आ गई है, लेकिन फिर एक आधे घंटे बाद आप जो है डल हो जाएंगे। तो वो जो इमीडिएट रिलीज वाला फैक्टर है वो जो है वो हार्मफुल होता है। इसको क्या बोलते हैं? जंक फूड बोलते हैं इसको। जंक फूड का रीजन क्या है? यही है कि उसमें जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का है वो तुरंत इमीडिएट रिलीज है, और होना क्या चाहिए? सस्टेन्ड रिलीज होना चाहिए। तो इमीडिएट रिलीज से क्या दिक्कत होती है? इमीडिएट रिलीज से क्या दिक्कत होती है कि जैसे वो हमारे बॉडी में जाता है तुरंत उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। बॉडी बहुत सारा इंसुलिन, रश ऑफ इंसुलिन निकालती है, तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। और भी बहुत सारी थ्योरीज आजकल आ रही हैं कि गट का माइक्रोबायोटा जो है, हमारे जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स हैं, उनके बेसिस पे भी जो है डिसीजेज होती हैं। और वो गट माइक्रोबायोटा हेल्दी बनाने के लिए जो है हमें ट्रेडिशनल फूड्स जो हम लोगों के हैं वही अच्छे थे। ट्रेडिशनल फूड्स में हम लोग क्या खाते थे? फल खाते थे और सलाद खाते थे, बॉइल्ड खाना खाते थे, और क्या खाते थे? ट्रेडिशनल फूड कौन कौन से हैं? तुम लोगों का अच्छा फेवरेट फूड कौन सा है? पिज्जा। क्या है फेवरेट तुम्हारा? भूल गई, नहीं बताओ, तुम बताओ। मोमोज, छोले भटूरे। तुम्हारा बताओ बताओ, बताने में क्या शर्माना है? जो भी तुम लोग बोलोगे ना उसमें मॉडर्न फूड की झलक होगी। और मॉडर्न फूड क्या है? सब हार्मफुल है। दाल चावल। दाल चावल कोई नहीं बोलेगा, ये मुझे पता है। इवन मैं भी नहीं बोलूंगा दाल चावल। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दाल चावल बहुत जीभ को वो नहीं देता है, प्लीजर नहीं देता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा वैसा खा लो ना तो उसके बाद मन करता है कि अब दाल चावल ही मिल जाए। तो खिचड़ी खा जाते हैं ना लोग। सुबह से पता चला खाए जा रहे हैं छोले भटूरे, फिर रात में बोले अरे यार खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो छोले भटूरे क्यों नुकसान करते हैं पता है? बताओ। रिफाइंड ऑयल होता है। उससे भी ज्यादा एक चीज उसमें नुकसानदायक है, बताओ क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैदा तो है ही, मैदा तो नुकसान करेगा ही। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम बताएंगे उसके बाद तो तुम लोग बार हाँ, एक ही ऑयल में रिपीटेड फ्राइंग। तो वो ऑयल जो होता है एक बार जब गर्म होता है ना
उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर ठंडा कर देते हैं। जब दूसरा कस्टमर आता है फिर उसको गर्म करते हैं। तो जो ये रिपीटेड बॉइलिंग होती है तो उस ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड बना देती है, और वो ट्रांस फैटी एसिड सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जो ये खाते हैं समोसे, तुम घर का अगर समोसा खाओ तो उतना नुकसान नहीं करेगा। क्यों नहीं नुकसान करेगा? क्योंकि घर में आप एक बार उसको तल के निकाल लेंगे, ज़्यादा 2 बार में आप उसको बाहर कर लेंगे। लेकिन जो समोसे वाले होते हैं उनका समोसे का कढ़ाई जो होता है वो देखा है, काला हो जाता है पूरा। सुबह चालू होता है रात तक, और उसके बाद तो अगले दिन भी वही कढ़ाई चढ़ता है। समझ गए? तो वो जो फूड है हम लोगों की, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, हेल्दी डाइट्स लें। लेकिन हेल्दी डाइट्स के लिए कोई अवेयरनेस है? कोई अवेयरनेस नहीं। गवर्नमेंट को अवेयरनेस किस में करनी चाहिए? जगह जगह पोस्टर लगाने चाहिए। गवर्नमेंट क्या पोस्टर लगाती है? आयुष्मान भारत, बीमार पड़ो तो यहाँ से दवा ले लो, इलाज करा लो। अरे भाई बीमार पड़े क्यों? उसको ठीक करो ना पहले तो। MBBS में एक कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर MBBS में पढ़ाया जाता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। उसका नाम होता है PSM, SPM भी लोग बोलते हैं। तो उसमें जो P है प्रिवेंटिव, वो प्रिवेंटिव इसी चीज पे है कि डिसीज को कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे उसको ना होने पाए। सबसे ज्यादा इंफेसिस होता है उसमें जो कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज में गवर्नमेंट का 90% बजट चला जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज, जो डिसीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसमें सबसे कॉमन डिसीज कौन सी है आपको भी पता होगा। सबसे कॉमन टीबी, फिर है मलेरिया, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अरे मच्छरों को ना पलने दो। डेंगू से देखो कितने लोग मर जाते हैं, मलेरिया से कितने लोग मर जाते हैं, टीबी से कितने लोग मरते हैं। टीबी कैसे प्रिवेंट करना है? किसी को टीबी हुआ तो उससे दूर रहो, मास्क लगा के रहो। कोई खांस रहा तो उसके पास मत जाओ। किसी को बुखार आ रहा है तो वो खुद से ही लगा ले मास्क। लेकिन किसी को खांसी बुखार आता है तो लगाता है कोई? कोरोना ना होता तो कोई मास्क लगा घूम रहा होता? कोई मास्क लगा बेवकूफ समझ दे लो उसको, अरे यार ये कैसा बेवकूफ है, समझ गए? तो ये कम्युनिकेबल और प्रिवेंटेबल डिसीज में ही बहुत सारा हेल्थ एक्सपेंडिचर चला जाता है गवर्नमेंट का, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे ही जो ये डिसीज है इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके ऊपर इतना बड़ा संस्थान चल रहा है। 2 ही 3 तो बीमारियां हैं जिसको हम लोग यहाँ ट्रीट कर रहे हैं। भाई हार्ट का ब्लॉकेज ठीक कर रहे हैं, वाल्व ठीक कर रहे हैं, और क्या ठीक होता है? यही बाईपास ऑपरेशन हो रहा है, जिनके ब्लॉकेज हैं, वाल्व की सर्जरी हो रही है और एंजियोप्लास्टी हो रही है। यही तो बीमारी ठीक होती है। गवर्नमेंट का कितने लोग मर जाते हैं, आ ही नहीं पाते यहाँ पर। बट ये प्रिवेंटेबल डिसीज है। कैसे प्रिवेंट होगी? ये जितने मॉडिफाइबल फैक्टर हैं, इन सब मॉडिफाइबल फैक्टर को हमें रोकना होगा। हमें क्या करना होगा? अच्छी डाइट लेनी होगी, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी होगी, अल्कोहल स्मोकिंग क्विट करना होगा, ओबेसिटी से बचना होगा, तेल कम खाना है, घी कम खाना है। डायबिटीज हो जाए तो फिर मीठा चावल चीनी मिठाई बंद हो जाएगी, वो बंद करेंगे नहीं लोग, मिठाई चाहिए। उसके बाद हाइपरटेंशन है, उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये सब प्रिवेंटेबल है, सब कंट्रोल किया जा सकता है। बट कंट्रोल तो क्या होता है? बीमारी होती है, बीमारी होती है तो यहाँ इलाज होता है, इलाज होता है। समझ? तो इसके आगे फिर पढ़ के आना। आज पढ़ाते हैं।